दोस्तों, मैं देशान जैन आपका एडमा परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की सीरीज में वन्यजीव एवं पर्यावरण पढ़नेंगे। दोस्तों, हमारा ये लेक्चर 17वां है। इसके पहले हमने नदियां ख़त्म की हुई हैं। नदियां, झील, बांध ये सब ख़त्म हो गया है। अब आज हम वन पढ़ने जा रहे हैं। ये भी मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के वन। वन, सबसे पहले वन किसे कहते हैं? ठीक है ना, ये वन किसे कहते हैं? तो ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों एवं वनस्पति, प्राकृतिक जो माने जो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं, जो अपने आप पैदा होते हैं। तो वही लिखा, ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक रूप से वृक्षों एवं वनस्पतियों का घनत्व अत्यधिक रहता है, उस क्षेत्र विशेष को वन या फॉरेस्ट कहते हैं। साधारणतः इसको और दूसरी लैंग्वेज में देखें तो साधारणतः जिन स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता होती है, उस विशेष को वन एवं सरल भाषा में जंगल कहा जाता है। वन ही को क्या कहते हैं? हिंदी में जंगल कहा जाता है। अब वन फॉरेस्ट, तो संविधान में इसका प्रावधान क्या है? संवैधानिक में इसको फॉरेस्ट तो कहते हैं। तो जंगल या वन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, आपने भारतीय संविधान में पढ़ी होंगी, कुल 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से जो 7वीं अनुसूची है, उसमें समवर्ती सूची क्या कहलाती है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने नियम बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है ना। और एक तो होती है केंद्र सूची, एक राज्य सूची। जहां पर केंद्र बस बनाएगा उसे केंद्र सूची, और दूसरे राज्य जहाँ बनेगा तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। फिर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और वन्यजीव और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। जो वन जीव और पक्षियां, इनको कहाँ कर दिया गया है? 7वीं सूची में, राज्य सूची से समवर्ती। पहले ये केस काहे का होता था? जब 42वां संशोधन था, नहीं हुआ था, उसके पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के बाद इसको क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 क्या में कहा गया, 51 का में कहा गया है कि वनों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। आपने पढ़ा होगा कि 51 का में मौलिक कर्तव्य है, और 51 में मानी आपके उधर से शुरू होता है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व हैं, और उसके बाद 51 है मौलिक कर्तव्य। फिर होता है 51 के बाद अनुच्छेद 52 से संघ शुरू हो जाता है। तो मौलिक जो कर्तव्य हैं, कुल टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उनमें एक कर्तव्य है कि आपको वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 48 का में क्या होता है? अनुच्छेद 48 का में ये कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन के साथ साथ वन्य तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अब इधर देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। जो मध्य प्रदेश है वो क्या है? सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। अब वनाच्छादित क्या होता है? जिस क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्ष पाए जाते हैं या पेड़ पाए जाते हैं, उसे वनाच्छादित क्षेत्र कहते हैं। और भौगोलिक क्षेत्र किसको कहते हैं? भूगोल में ऐसे क्षेत्र जो मोटे तौर पर भौतिक विशेषताओं मतलब पर्वत, पठार और मैदान। मानव प्रभाव मतलब जैसे बांध बना दिए गए, झील बना दिए गए, विशेषता। और मानवता और पर्यावरण की बातचीत से विभाजित होते हैं। अब देश की तुलना में मध्य प्रदेश में वन, तो देश की तुलना में मध्य प्रदेश में वन देखते हैं, तो देश और राज्य में जैसे भारत के एक भौगोलिक क्षेत्र कितना है भारत का? 32,87,469 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कितना है? 8,02,088 क्या है? वन पाए जाते हैं, माने पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यदि इसको हम परसेंटेज में देखें तो 24.39%। अब मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसमें से 94,689 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं, और प्रतिशत में बोले तो 30.07% वन क्षेत्रफल है।
यदि हम इधर एक पॉइंट है, देश की कुल वन क्षेत्र का 12.4% है। माने जो टोटल माने क्या होता है, जैसे 8,02,088 और 94,689 में कितना है, 12.4% है। अब यहाँ पर सर्वाधिक मध्य प्रदेश में जिलेवार वनों की स्थिति, ठीक है ना। तो जिलेवार देखिए तो सबसे पहले कौन सा सर्वाधिक है, बालाघाट है, दूसरा छिंदवाड़ा है, तीसरा बैतूल है, चौथा श्योपुर है और पांचवा डिंडोरी है। यदि हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट कितना है, 4,934 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहला है। छिंदवाड़ा कितना है, 4,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बैठा है। बैतूल 3,653 वर्ग किलोमीटर में, श्योपुर 3,485 और डिंडोरी 3,027 वर्ग किलोमीटर में है। अब हम न्यूनतम की बात करें, अभी किसकी हम बात किए थे, सर्वाधिक माने मैक्सिमम की बात किए थे, ये मैक्सिमम की बात थी। अब हम यदि न्यूनतम की बात करें माने मिनिमम की बात करें, ये क्या है, मिनिमम की बात करेंगे, तो मिनिमम में सबसे कौन सा है, पहला क्या है, उज्जैन है, ठीक है ना। ये कहाँ है उज्जैन, ये उज्जैन है, तो कितना है, 27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। फिर उसके बाद कौन सा है, शाजापुर है, फिर कौन सा है, रतलाम है, फिर कौन सा है, राजगढ़ और अंतिम में कौन सा है, भिंड है। तो इसमें पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, बालाघाट, और सबसे कम की बात करेंगे तो कहाँ पर है, उज्जैन में है। यदि हम इसे प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत में भी सर्वाधिक क्या है, बालाघाट है, फिर उसके बाद कौन सा श्योपुर है, फिर यहाँ पर कौन सा उमरिया है, फिर इधर पर कौन सा है, मंडला है और यहाँ डिंडोरी है। और यहीं पर यदि हम माने न्यूनतम की बात करें परसेंटेज में तो पहला कौन सा है, उज्जैन है, दूसरा शाजापुर है, तीसरा रतलाम है, चौथा भिंड है और पांचवा कौन है, राजगढ़ है। तो न्यूनतम में तो वैसे ही है, लेकिन इधर पर सर्वाधिक में बालाघाट, श्योपुर भी उमरिया आ जाता है। ये सबके परसेंट लिखे हैं कि बालाघाट का कितना है, 53.46% है, श्योपुर का 52.77, उमरिया का 49.85, मंडला का 44.29 और डिंडोरी का 40.52 है। बात करें इधर पर उज्जैन का तो 0.44 सबसे न्यूनतम है। शाजापुर का बात करें तो 0.74, रतलाम का 1.13, भिंड का 2.42 और राजगढ़ का 2.73 है। अब मध्य प्रदेश में प्रकार, मध्य प्रदेश के वनों के प्रकार, तो वनों के प्रकार मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित किया गया, पांच। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 5 भागों में विभाजित किया। पहला प्रादेशिक आधार पर, दूसरा भौगोलिक आधार पर, तीसरा प्रजाति आधार पर, चौथा शासकीय आधार पर और पांचवा वन विभाग के आधार पर। यदि हम वनों के वन के प्रकार देखें तो ये एक टेबल बनी है। इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसको हम आगे विस्तृत से समझाते हैं। ये मैं आपको इधर पर देखिए लिखा गया पहले, जैसे जलवायु के आधार पर, तो जलवायु के आधार पर कैसे होंगे, कटीले वन होंगे, शुष्क पर्णपाती वन होंगे, अर्ध पर्णपाती वन होंगे, ठीक है ना। कटीले वन, वैसे वन जहाँ पर वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना, उधर वहां पर कैसे वन होंगे, कटीले वन होते हैं। और जहाँ पर क्या होती है, वर्षा मध्यम होती है, माने जहाँ अधिक हो वहां का कैसे होगा, शुष्क पर्णपाती। और जहाँ वर्षा एक मिनिमम माने ना मिनिमम होती है ना मैक्सिमम होती है, बीच में होती है, वहां उसके उसके अर्ध पर्णपाती वन होते हैं। जैसे कैसे, कटीले वन कितने हैं, 2.82% एमपी में है। शुष्क पर्णपाती की बात करें तो 8.97% है और अर्ध पर्णपाती वन की बात करें तो 88.65% है। दूसरा क्या होता है, प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर कैसे हैं, विरल वन है, सघन वन है और झाड़ी वाले वन है। प्रजाति के आधार पर देखें तो साल वन है, सागौन वन है और मिश्रित वन है। साल की बात करें तो 4.15% है, सागौन 19.36% है और मिश्रित 58.96% है। दोस्तों ये याद रखिएगा, अभी इसी बार सीधे MPPSC 2018 में सागौन वन का पूछा गया था कि सागौन वन में कितने परसेंट हैं। तो इस तरह आपको किसी का भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लेंगे कितना है, 19.36 और उसमें लगभग दिया था, ठीक है ना। तो लगभग में आप इसको हमेशा जो सबसे 3-6 के सबसे, जैसे 3-6 के क्या है, 19 का सबसे नियरेस्ट क्या, 20 माने 20, तो आप आंसर 20 लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। अब क्या होता है प्रशासनिक आधार पर, तो आरक्षित है, संरक्षित है और वर्गीकृत है। तो आरक्षित कौन से कितने हैं,
65.36% है। संरक्षित कितना है? 32.84% है। अवर्गीकृत 1.08% है। अब जलवायु के आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? अब जैसे हमने आपको पहले बता चुका 3 प्रकार कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय कटीले वन होते हैं, दूसरे नंबर में शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, फिर होता है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क पर्णपाती। तो देखिए सबसे पहले कटीले वन। कटीले वन में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर होती है जिन स्थानों में, और विस्तृत कितना है? ये 2.38% है एमपी में। ऐसे कौन से एग्जाम्पल देखे? बबूल, शीशम, हड़िया, पलाश, तेंदुआ। अब देखिए कहाँ-कहाँ पाया जा रहा है, भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, शिवपुरी में। ये आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। और यहाँ पर आप देखिए एक वेस्ट में देखिए, माने आप देख सकते हैं पश्चिम में, तो रतलाम में और यहाँ पर भी थोड़ी कम मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर बबूल, सीसल, हरदा इन सब के वृक्ष अधिकतम पाए जाते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, तो यहाँ पर कितनी होती है वर्षा? 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। क्षेत्रफल 88.65% है, जैसे हो गए सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि, ठीक है ना? ये कहाँ पाया जाता है? सागर में, जैसे ऊपर उत्तर में। और यदि यही दक्षिण की बात की जाए तो छतरपुर में इस तरह के वन पाए जाते हैं, या इस तरह की जलवायु पाई जाती है जहाँ वर्षा अधिक होती है, तो इस तरह पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, यहाँ की वर्षा कितनी है? 100 से 150 सेंटीमीटर। देखिए कितनी अधिक वर्षा हो रही है, ठीक है ना? क्षेत्रफल 8.97% है। जैसे कौन सी होती है? बांस होते, साल होते, सागौन होते हैं, ठीक है ना? ये कहाँ है? सीधी, शहडोल, ये वाला बेल्ट जो दिख रहा है आपको, ये है। और यदि मंडला बालाघाट में होती है। तो इस तरह जलवायु के आधार पर 3 तरह के आपको बता दिए हैं। अब प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करेंगे। प्रादेशिक आधार पर कौन-कौन से होते हैं? सघन, विरल और झाड़ी वाले वन। तो देखिए सबसे पहले सघन वन कौन से होंगे? ऐसे वन जहाँ वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है, उसे सघन वन बोला जाता है। तो ये कहाँ पर है? ये जो आपको बेल्ट दिख रहा है सतपुरा, मेकल, सेड़ी वाला, यहाँ पर माने बालाघाट, छिंदवाड़ा, इधर पर क्या होते हैं? वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सघन वन बोला जाता है। दूसरा होता है घने वन। ऐसे वन जहाँ पर वृक्षों का घनत्व 40 से 70% होता है, उसे घने वन बोला जाता है। तीसरा होता है खुले वन। ऐसे वन जहाँ वृक्षों का घनत्व 10 से 40% होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? खुले वन बोला जाता है। फिर होते हैं झाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना? तो ये जो बिरल वन होते हैं, ये घने और खुले वन के बीच के होते हैं, इसको बिरल कहते हैं, ठीक है ना? ये कहाँ पर है? विंध्य, कैमूर श्रेणी के वाले बेल्ट में पाया जाता है। फिर झाड़ी वाले क्षेत्र कौन से हैं? ऐसे वन क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम होता है, उसे झाड़ी कहते हैं। ये कहाँ? मुरैना, भिंड और शिवपुरी वाले बेल्ट में पाया जाता है इस तरह के वन। फिर उसके बाद आता है गैर वन क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जो वन क्षेत्र के किसी भी वर्गीकरण में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें गैर वन क्षेत्र कहते हैं। अपने मध्य प्रदेश में ऐसा भी स्थानीय कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वन पाए जाते हैं। अब प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो देखिए प्रजाति के आधार पर माने साल, सगौन, वहाँ इस तरह के जो मिश्रित वन 3 तरह के इसको डिवाइड किए गए हैं, साल में, सगौन में और मिश्रित वन में। तो देखते हैं सबसे पहले मिश्रित वन। मिश्रित वन की कितने हैं? 58.96% है, जो कि जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर हर तरह के वन पाए जाते हैं, कटीले वन, तो उनको क्या कह दिया गया? मिश्रित वन बोल दिया गया है। अब जहाँ पर वर्षा देखिए अधिक हो रही है 19 वहाँ पर सागौन वन पाए जाएंगे। ये 2 बेल्ट आपको बताए थे जलवायु, देखिए आप कनेक्ट करिए एक दूसरे को। जहाँ पर आपकी वर्षा अधिक हो रही है वहाँ पर क्या होगा? पेड़ पौधे, हरियाली अधिक होगी, और हरियाली अधिक होगी माने वन अधिक होंगे, ठीक है ना? और जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर क्या होगी? पेड़ पौधे, हरियाली कम होगी, उससे क्या होगे? कम होंगे। अब क्या होता है? जहाँ वर्षा होती है वो क्या होता है? उनको पानी साल भर मिलता रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है? सदाबहारी वन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं होती है, उनको लंबे टाइम तक जीने के लिए कम वर्षा में जीना होता है, इसलिए वो कटीले वन माने वो अपने क्या होते हैं? पत्तों को गिरा देते हैं। जब वर्षा नहीं होती तब वो क्या होते हैं? अपने पानी को बचाने के लिए अपने पत्तों को क्या करेंगे? गिरा देंगे, और जब उनको पानी मिलता है तो फिर से वो दोबारा वर्षा ऋतु में फिर से वो पत्तों को उगाते हैं, इसलिए उन्हें कटीले वन भी कहा जाता है, ठीक है ना? साल वन 4.15% सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट वाले स्थान में पाए जाते हैं। आप यदि मेरा जलवायु वाला लेक्चर देखे होंगे तो वहां से आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। प्रशासनिक के आधार पर देखिए, प्रशासनिक के आधार पर क्या है? सबसे पहले आरक्षित वन, ठीक है ना? इसका क्या है? आप देख सकते हैं कि ये 65.36% माने क्षेत्र में फैला हुआ, और 61,886.49 वर्ग किलोमीटर में। देखिए आरक्षित वन क्या होते हैं? राज्य सरकार के
प्रत्यक्षण में रहते हैं। जो राज्य सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार के अंदर में जो भी आएंगे वो आरक्षित वन कहलाएंगे। लोगों का प्रवेश यहाँ पर बिल्कुल वर्जित होता, माने इधर पर लोग नहीं, जो राज्य सरकार के आदमी होते हैं, जैसे हो गया रेंजर हो गया, ये जो राज्य सरकार जिनको माने नियुक्ति करता है वो ही बस वहां पर जा पाते हैं। आम आदमी के लिए सुविधा नहीं है। जैसे सर्वाधिक वन खंडवा वन वृत्त है और न्यूनतम वन कौन सा है, छतरपुर वन वृत्त है। अब संरक्षित वन, संरक्षित वन 31,098 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 32.42% है, पूर्णतः सरकार के अंतर्गत आता है। यहाँ लकड़ियां एकत्र करने का अधिकार होता है। क्या होता है, ये राज्य सरकार के अंदर आता है, लेकिन कुछ थोड़ी छूट देते हुए कि किसी को लकड़ी काटना जो सूखी होती हैं, झड़ जाती हैं, उनको काटा जा सकता है। फिर आता है अवर्गीकृत वन, ठीक है ना। तो 1,705 वर्ग किलोमीटर है, 1.08, सबसे कम कौन सा है, अवर्गीकृत वन है, 1.08% में फैला हुआ है, जहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। इधर पर पर्यटन भी जाते, घूम भी सकते, फिर भी सकते, चारागाह भी कर सकते हैं, किसी तरह की रोक टोक नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कहलाते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसके हम कुछ मैनेजमेंट की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं कि वन से रिलेट करके कौन कौन से मध्य प्रदेश में उसके। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये कहाँ पर है, आपका भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आता है वन पहरेदारी को ट्रेनिंग स्कूल, बैतूल में है। वन महाविद्यालय जो कि 1980 में खोला गया था, बैतूल में है। फिर वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ है, बालाघाट में। वन राजकीय महाविद्यालय 1979 में खोला गया था, बालाघाट में है। फिर देखिए वन अनुसंधान संस्था देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जो 1962 में बना था, वो जबलपुर में स्थित है। फिर वन पहरेदारी को ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया है, रीवा में। फिर प्रादेशिक वन स्कूल, तो प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है, शिवपुरी में खोला गया है। अब देखिए कुछ कहाँ पर क्या अधिक, जैसे सर्वाधिक तेंदुपत्ता कहाँ है, सागर में। देखिए दोस्तों, इसमें ट्रिक कैसे आप याद रख सकते हैं। सागर, आपने ओशियन सुना होगा, सागर माने इंग्लिश में ओशियन कहते हैं। अब क्या होगा, कोई आदमी ऐसे बैठा है सागर के किनारे, जो भी फालतू बैठे हैं, घूमने गए, जो कबाड़ी टाइप के इंसान, जो माने किसको काम धाम नहीं है, वो गए और वहां पर क्या किया, बीड़ी पीने लगे। बीड़ी काहे की बनती है, तेंदुपत्ता की बनती है। तो सागर में क्या है, सर्वाधिक तेंदुपत्ता है। रायसेन, बेहतरीन सागौन के जंगल हैं, ठीक है ना। कौन के हैं, रायसेन में सागौन के जंगल हैं, ठीक है ना। और रातापानी अभ्यारण्य है। तो रातापानी अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा कौन से यदि पुष्प वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन के। और कहाँ पर है ये, रायसेन में। देखिए कोई राय देता है किसको, साग सब्जी में क्या होता है, जैसे कहते हैं ना साग सब्जी बनाओ, तो क्या होता है, राय देते हैं कि हाँ ये वाली आज साग सब्जी बना लो, वो वाली बना लो। तो ये क्या है, रायसेन में। होशंगाबाद, सबसे पुराने जंगल बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, होशंगाबाद में। और सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, बालाघाट में पाए जाते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब प्रदेश की प्रथम वन्य नीति, यदि वन विभाग की स्थापना की बात करें तो 1860 में हुआ है। भारत का ऐसा प्रथम राज्य जहां ब्रिटिश कालीन वन नीति 1894 का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में बनी, स्वतंत्र भारत में प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में बनी थी। और नई वन नीति यदि पूछता है तो 4 अप्रैल 2005, ठीक है ना, में बनी हुई है। अब मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन, तो संयुक्त वन प्रबंधन समितियां कब है, 22 अक्टूबर 2001 को, ठीक है ना। वन सुरक्षा समिति सघन वन से 5 किलोमीटर दूरी तक के वन को क्या कहते हैं, वन सुरक्षा समिति होती है। जैसे सघन वन है, उनमें से जो 5 किलोमीटर तक की जो क्षेत्र होगा, माने आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए ये क्षेत्र है सघन वन का, ठीक है ना। ये वाला कौन सा क्षेत्र है, सघन वन का है, सघन वन है, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, जो 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र होगा, मतलब ये मान लीजिए 5 किलोमीटर, यहाँ पर क्या होगा, वन सुरक्षा एक समिति होगी, वन सुरक्षा समिति बनेगी। ये जो वन सुरक्षा समिति, उसका अधिकार कहाँ तक रहेगा, सघन वन से 5 किलोमीटर दूरी तक में इसका रहेगा। यदि हम ग्राम वन नीति की बात करें, पिछड़े वन से 5 किलोमीटर दूर तक, और इको विकास समिति के राष्ट्रीय उद्यान तथा वन क्षेत्रों से 5 किलोमीटर तक के क्या कहलाएंगे, इको कहलाएंगे। अब राज्य वन विकास अभिकरण, राज्य वन विभाग का अभिकरण, तो राज्य वन विकास अभिकरण संगठन 19 अप्रैल 2010 में बना था। यदि हम देखिए, अब इसमें भी कुछ थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्या कहलाते हैं वैत वन मंडल। जैसे क्या होता है, एक प्राधिकरण है, ठीक है। अब व्रत माने एक ये व्रत है, ठीक है ना, ये हम एक के लिए। इस तरह के कितने व्रत हैं,
टोटल 16 व्रत हैं। तो ये क्या होता है, माने हम 2 व्रतों को बना लेते, 16 को नहीं बनाते, ये 2 व्रत ले लिए। अब वनमंडल, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ वनमंडल होते हैं व्रतों के अंदर, ये, ठीक है ना? ये वनमंडल हैं, ठीक है ना? तो ये कितने हैं? 63 हैं। उप वनमंडल, अब वनमंडल के अंदर भी क्या होंगे, अब इसको हम ज़ूम कर लेते हैं ये वनमंडल को, ठीक है ना? ये क्या है, एक वनमंडल है। इसके अंदर क्या होंगे, उपमंडल होंगे। तो उप वनमंडल 135 है, फिर परिक्षेत्र होता है 473, फिर उप वन परिक्षेत्र 1871 और परिसर होता है 8286। तो दोस्तों आपको ये आज वन का लेक्चर कैसा लगा? यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप जाके सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसे लगा है, आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके वो भी बताएँ। यदि आपको इसमें और कुछ सुधार चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बताएँ, और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हम और अधिक ऊर्जा के साथ आपको वीडियो बना के दे सकें। तो दोस्तों हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ पर इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, कई वन नीतियाँ पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी वन नीति बनी है, और कौन-कौन से पेड़-पौधे होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए अलविदा, थैंक यू।